नमस्कार साथियों। सत्ता को बचाए रखने की लड़ाई इस देश में ऐसी हो सकती है शायद कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। आपने भी कहां यह सोचा होगा। जिस देश के भीतर सरकार चुन कर के आए और उसके बाद पहले ही दिन कैबिनेट की बैठक में ब्लैक मनी को लेकर के चर्चाएं हो और एसआईटी बना दी जाए, उसी ब्लैक मनी को लेकर के सरकार को कोई भी रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता अगर वो ब्लैक मनी उसके पॉलिटिकल फंडिंग का एक हिस्सा बन जाए। इस समय तमाम विपक्षी राजनीतिक नेताओं को मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में ईडी लेकर के आ गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी से कहा जरूर कि दरअसल इस देश की आर्थिक सुरक्षा को जो जिम्मेदारी है वो आपकी है। और भारत में हर लोग ने यह मान लिया कि अगर ईडी है तो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होगी और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ अगर वो कार्रवाई कर रही है ईडी तो बिल्कुल सही है। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अगर पॉलिटिकल फंडिंग भाजपा के पास आ रही हो, पहुंच रही हो, तो सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह इतना ही नहीं, भारत देश के भीतर में और देश के बाहर भी सेल कंपनियों के जरिए जो कॉरपोरेट सेक्टर किस तरीके से ब्लैक मनी को जन्म देता था, एक के बाद एक पीएम मोदी के 16 भाषण ऐसे निकल करके आएंगे जिसके अंदर वो जिक्र करते हैं कि 1-2 नहीं बल्कि 1-2 लाख नहीं बल्कि 3 लाख से ज्यादा सेल कंपनियों पर उन्होंने ताला लगवा दिया, क्योंकि उन्हें बर्दाश्त ही नहीं है गलत तरीके से पैसे की कमाई और ब्लैक मनी। लेकिन ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग और उसके बाद सेल कंपनी, अगर सेल कंपनी के जरिए भी अगर पॉलिटिकल फंडिंग, राजनीतिक चंदा अगर भाजपा को आ रही है, सत्ता तक पैसा पहुंच रहा हो, तो फिर सरकार को इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं। तो क्या यह मान लिया जाए कि मनी लॉन्ड्रिंग का सवाल हो, सेल कंपनियों का सवाल हो या फिर ब्लैक मनी का ही सवाल हो, सरकार का सारा नियम कायदा इस देश के जनता के लिए है, उसके अपने लिए कोई नियम कायदा नहीं है, कोई कानून नहीं है। पहला सवाल आप समझिए। इसके अगला सवाल, क्या इस दौर में भारत देश के अंदर 2024 के दिशा में बढ़ते हुए राजनीतिक कदम, अगर विपक्ष एकजुट है तो क्या विपक्ष के भीतर में किसे कहां पर कैसे सेंध लगानी है, इसकी जानकारी सत्ता को होनी चाहिए। और सत्ता के पास जानकारी तभी पहुंचेगी जब सत्ता खुले तौर पर जासूसी कर रही हो। और जासूसी करने का जिक्र इससे पहले पेगासस के जरिए निकल करके आया था। धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट के भीतर सुनवाई और उसके बाद उसे कहीं ना कहीं ठंडे बोरे में डाल दिया गया। लेकिन इस बार मामला कुछ और है और जाता कहीं ना कहीं गंभीर है पिछले बार की तुलना में, क्योंकि विपक्ष राजनीतिक तौर पे कैसे कदम आगे बढ़ा रहा हो, इससे विपक्ष के तमाम राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता, चाहे राहुल गांधी या उनके सदस्य ही क्यों ना, चाहे अखिलेश यादव या उनकी टीम क्यों ना हो, चाहे शिवसेना के प्रियंका चतुर्वेदी साहब क्यों ना हो, या तृणमूल कांग्रेस के महुआ मोइत्रा क्यों ना हो, या प्रवक्ताओं की कांग्रेस के भीतर एक पूरी फहरिस्त हो, या फिर ओवैसी का जिक्र हो, चाहे इस दौर में केजरीवाल के ओएसडी का जिक्र हो, हर लिस्ट को अगर खोलते जाइएगा तो सभी की जासूसी जो है की जा रही है और होने वाली है। और ये चुनावी, ये कोई दूसरा नहीं चुनौती दे रहा बल्कि ये चेतावनी वह फोन दे रहा है, जिस फोन का इस्तेमाल ये तमाम नेताएं करते हैं, इस देश में और भी लोग करते हैं। तो चेतावनी जनरल नहीं है, सिस्टमैटिक तरीके से रैंडम नहीं है, यह बिल्कुल इंडिविजुअल को लेकर के है और उनको यह चेतावनी एप्पल के आईफोन के जरिए दी गई कि आपको अलर्ट किया जा रहा है कि ये जो जासूसी जो है, इसका मतलब बिल्कुल साफ है, जो आपके संवेदनशील डाटा है ना उसको कोई दूसरा ले जाएगा, जो आप बातचीत करते हैं ना, जो आपका कम्युनिकेशन है ना वो कोई दूसरा सुन लेगा, जो कैमरा काम कर रहा है, माइक्रोफोन काम कर रहा है, वह भी उस दायरे में आ जाएगा। तो यहाँ पे बचा क्या राजनीतिक तौर पर सत्ता बचाने की एक आखिरी लड़ाई है। जब इसका सवाल हम आपके ब्लैक मनी, सेल कंपनियों का, मनी लॉन्ड्रिंग का अगर जिक्र कर रहे हैं तो जरा सोचिए, आपकी इस भारत देश के भीतर में जिसने भी और जिस संस्था ने इसका विरोध किया, उस संस्था को सवाले हुए लोगों को हाशिए पे जाना पड़ा या सरकार के सामने नतमस्तक होना पड़ा। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने इसका विरोध नहीं किया, ऐसा भी नहीं है कि आरबीआई इसका विरोध नहीं किया, ऐसा भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के भीतर से कोई आवाज नहीं उठी।
सब कुछ हुआ इस दौर में, लेकिन इसके बावजूद भी सब कुछ सरकार के अगर अनुकूल है तो यह चीजें चलती रहेगी। यहां पर दो बातें बिल्कुल साफ। सुप्रीम कोर्ट के भीतर आज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आज बैठी 5 जजों की, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब उसकी अगुवाई कर रहे थे और मसला इस देश के इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के था। इलेक्टोरल बॉन्ड का नेक्सस जो है भारत देश के अंदर कॉर्पोरेट और सत्ता के बीच की तालमेल खुले तौर पर दिखाता है। और कॉर्पोरेट का मतलब पहचान के तौर पर, सिंबॉलिक के तौर पर अगर अडानी साहब का जिक्र है तो इसको राहुल गांधी खुले तौर पर अडानी सिस्टम बताने से बिल्कुल कतराते नहीं है और सारे मुद्दों को लेकर के जब वो सामने आते हैं तो कह देते हैं कि इस देश के भीतर अडानी की सरकार है, यानी पीएम मोदी दूसरे नंबर पे है, क्योंकि पीएम मोदी की उस तोते में है जान जो तोते कोई और नहीं बल्कि अडानी है। राहुल गांधी का कहना। हमको लगता है इन बातों को आज और इसलिए भी समझिए और पुरानी जो किताबों को इसलिए आज खोलिए क्योंकि इस भारत देश के भीतर की जो डेमोक्रेसी जो थी, लोकतंत्र जो थी, जो पावर बैलेंस थी, जो संविधान द्वारा प्राप्त सह संस्थानों का अधिकार हुआ करता था, उसको कैसे धीरे 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 खत्म करने की दिशा में आगे सरकार बढ़ गई। मोदी काल में सत्ता बचाने की आगे हो गई है, खुले तौर पे ही हो गई। आज जासूसी के जरिए सुप्रीम कोर्ट के भीतर में सुनवाई के जरिए ये बात निकल करके बाहर आ रही है, लेकिन उससे पहले विरोध होते थे, सवाल उठाए जाते थे, सवाल किए जाते थे, सरकार के नियम कायदों को सवाल कटघरे में खड़ा किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे करके एक एक करके कैसे खारिज कर दिया गया। इन चीजों को जरा समझिए, उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को भी समझिए और इस बात की कहीं ना कहीं जानकारी होनी चाहिए देश के लोगों को। उसके पीछे आज जो हम बता रहे हैं इसके पीछे का कारण क्या है, सबसे बड़ा जो आधार है, कारण है, जो बेस है, जो आज जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के भीतर हो रही है उसके भीतर की परिस्थिति को जरा आपको बताते हैं। जब आरबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के यह कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग को यह बढ़ावा देगा और इसके जरिए ब्लैक मनी जो है व्हाइट करना संभव हो जाएगा। जब इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि चंदा देने वालों के नाम गुमनाम रखने से पता लगाना संभव ही नहीं होगा कि राजनीतिक दल ने धारा 29B के उल्लंघन करके चंदा लिया है या फिर नहीं लिया है, विदेशी चंदा देने वाले भी लोग, कानून जो है वो बेकार हो जाएगा, कोई मायने नहीं उसका रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी यह बात बतलाया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए काले धन को कानूनी किया जा सकता है, इसका डर है और विदेशी कंपनियां सरकार और राजनीतिक को प्रभावित कर सकती है, इसका भी डर है। ये बात 2017 की है। 17-18 में जब इलेक्टोरल बॉन्ड लाने की प्रयास था उससे पहले ही सारी चीजें चल रही थी। जरा एक बात और, आज की वर्तमान समय में जब सरकार सुप्रीम कोर्ट के भीतर यह कह दे कि इस देश के जनता को यह जानने का बिल्कुल भी अधिकार ही नहीं है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कहां से चंदा ले रही है और चंदा देने वाला व्यक्ति कौन है, वो चंदा देने वाला किस पैसे को रोटेट कर रहा है, सेल कंपनियों के जरिए रोटेट कर रहा है, अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट बना रहा है, या फिर इस समय के भीतर में जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है उसके वो हिस्सेदारी में खड़ा हो गया है। क्योंकि वो चंदा दे रहा है तो फिर उसकी जानकारी जनता को क्यों होनी चाहिए, इस बात का जिक्र अटॉर्नी जनरल वेंकट रमनी साहब ने साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के भीतर कल ही अपनी बातों को रखे थे और ये बात बताए थे। आज जो है जब बहस शुरू हुई क्या क्या कहा गया, उससे पहले जरा एक बार आप कुछ पुरानी किताबों को फिर से देखिए। जिस समय में सवाल उठते थे इलेक्शन कमीशन पी रावल, उनका बहुत साफ कहना होता था कि इलेक्टोरल बॉन्ड का मिसयूज सेल कंपनियां करेगी, लेकिन उस समय में नौकरशाह झुक चुके थे और इकोनॉमिकल अफेयर के सेक्रेटरी हुआ करते थे उस समय सुभाष चंद्र गर्ग। उनका बाकायदा रिकॉर्ड नोट है जो लिखा उन्होंने, सेल कंपनियां इसका मिसयूज करेंगे, इस बात का जिक्र बाकायदा इलेक्शन कमीशन कर रहा है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन बदले और एक एक करके उन्होंने बताया बाद में कि व्यक्ति उम्मीदवार और नए राजनीतिक दलों को तो यह उपलब्ध होगा नहीं, पुराने राजनीतिक दलों को उपलब्ध होगा और यहाँ पर इससे क्या हानि पड़ेगी। लेकिन इसी प्रक्रिया के भीतर नौकरशाहों ने सरकार को नया सुझाव दिया कि आप एक काम क्यों नहीं करते, इस देश का इनकम टैक्स एक्ट इसको बदल ही डालिए।
उसको बदलिए इस तरीके से कि अब आपको जो चंदा मिलेगा ना, उसकी जानकारी आप देने की स्थिति में नहीं होंगे। यानी जिसको पॉलिटिकल चंदा मिल रहा है वह नहीं बताएगा कि कहां से उनको पॉलिटिकल चंदा मिल रहा है, तो आईटी एक्ट ही बदल दिया गया। दूसरा सुझाव नया आया कि एफसीआरए एक्ट को भी बदल डालिए। सुझाव देने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था, या तो सचिव स्तर के अधिकारी होते थे या फिर एडी ने काम कर रहे लोग होते हैं जो सरकार के लाइमलाइट में आना चाहते थे, सरकार के साथ खड़ा होना चाहते थे। उन्होंने ऐसा सुझाव दिया और एफसीआरए कानून को ही बदल दिया गया, जो कि विदेशी पैसे को लेकर के ही भारत देश के अंदर बड़े कानून के तहत इसको बनाया गया था। और कल तो गहलोत साहब के दिल्ली एफसीआरए कानून के तहत ही बुलाया गया, जिसमें उन्होंने कहा विदेशी कोई लेना देना नहीं, विदेशी पैसों से हमारा। लेकिन पूछताछ उनसे हुई, की गई, कुछ तो लेना देना होगा, यूं ही तो बात नहीं, हमारे पास कुछ तो रिकॉर्ड है। तो अब सवाल उठता है कि इस देश के भीतर में जो विदेशी कंपनी जो है, भारत देश के भीतर में कोई छोटी सी सब्सिडरी कंपनी भी खोल लेता है तो सेल कंपनी के तरह ही काम करता है। वो अगर सरकार को पैसा डोनेशन दे रही है तो फिर उसकी जानकारी जो है न ईडी को दी जाएगी, न आईटी को दी जाएगी और न सरकार को दी जाएगी। एफसीआरए कानून में यह ढील दे दी गई, छूट दे दी गई, जो विदेशी कंपनियां अपनी सब्सिडरी कंपनियों के जरिए जो पॉलिटिकल चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए करेगी, उसकी जानकारी देने की जरूरत ही नहीं होगी, तो उसको भी बदल दिया गया। अब ये दो कानून भारत देश के अंदर पॉलिटिकल फंडिंग के लिए बदला गया। यहीं तक बात खत्म नहीं होती, बात इससे आगे होती है कि आरबीआई गवर्नर उस टाइम उर्जित पटेल हुआ करते थे, और जिक्र इसलिए भी 14 सितंबर 2017 काम कर रहे हैं आपसे। उर्जित पटेल साहब ने उस समय के वित्त मंत्री अरुण जेटली से कहा था, हम इस बात से चिंतित हैं कि वर्तमान में जो विचाराधीन मामले एक वाहक उपकरण के रूप में जो बॉन्ड जारी किए जा रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड जारी, वो विशेष रूप से सेल कंपनियों के उपयोग का माध्यम बन जाएगा और उसका खुल करके दुरुपयोग होने की पूरी संभावनाएं हैं। तब वह सुझाव एक और देते हैं कि दरअसल आप ऐसा क्यों नहीं कर देते कि जो पेमेंट हो डिजिटल फॉर्म में हो, यानी वीमैट के जरिए हो जाए, और इसमें कोई फिजिकल फॉर्म ना रहे, चेक ना रहे, इलेक्ट्रल बॉन्ड भी ना रहे। आप कंप्यूटराइजेशन हो रहा है, डिजिटल इंडिया है, आप वीमैट के तहत और डिजिटल फॉर्म के अंदर पेमेंट करवा दीजिए। अब सोच लीजिए सरकार इस पे क्या कहती है। सरकार को अच्छा लगता है उन लोगों के नामों को छुपाना जो सरकार को चंदा देती है, उन ब्लैक मार्केट करने वाले या ब्लैक मनी को संयोजे हुए लोगों को छिपाने का या सेल कंपनियों को छुपाने का यह अच्छा लगता है सरकार को। क्योंकि जो पत्र इकोनॉमी अफेयर्स सेक्रेटरी सुभाष गर्ग ने तर्क दिया और आरबीआई गवर्नर को भेजा, जो 5 अक्टूबर 2017 को था, उनका यह कहना था कि दरअसल ये इलेक्ट्रल बॉन्ड की जो पूरी योजनाएं हैं, यह राजनीतिक चंदे को अधिक जवाबदेह और स्वच्छ बनाने का एक गंभीर प्रयास। यहीं तक बात खत्म नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने एक बात कहा कि सरकार ने बड़ा इस पर विचार किया है कि अगर वीमैट फॉर्म में अगर इलेक्ट्रल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चलिए पैसा अगर दिया जाएगा तो फिर जो पैसा दे रहा है उसको तो नाम सामने आ जाएगा, जबकि गुमनामी प्रदान करने की योजना ही प्रमुख विशेषता इस इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए है, यानी नाम को छिपाना है, इसीलिए तो हम इलेक्ट्रल बॉन्ड लेकर के आए हैं। तो आप कह रहे हैं कि सब कुछ सामने ले आइए। यह तथ्य है, इस फैक्ट को पहले की जानकारी आपके लिए क्लियर कर दे कि जो एसबीआई है उसके पास तो सारी जानकारी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड बेचने का अधिकार एसबीआई को ही है। और योजना के तहत या शुरुआती या फिर आगे देखेंगे, लेकिन इस नाम को जरा आप सामने लाने का जिद मत पकड़िए, क्योंकि एसबीआई के पास अगर सबके नाम है तो कोई भी जान सकता है। यही बात घूम करके आज जो है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने पहुंच गई, जहां पर यह बताया गया कि एसबीआई पब्लिक सेक्टर बैंक है, मालिक सरकार है, मालिक आरबीआई है, आरबीआई भी सरकार के अधीन है। और उसमें एक नया नियम है कि इस देश के इन्फोर्समेंट एजेंसी जो हैं, संस्थाएं, अगर वह जानकारी चाहे कि हमें जांच करनी है कौन पैसा दे रहा है तो वह उसको बता सकती है। लेकिन इन्फोर्समेंट एजेंसी भी तो सरकार के अधीन है, जैसे ईडी, सीबीआई, आईटी, जिसका जिक्र बार बार विपक्ष के नेताओं करते रहे। और संसद के भीतर और सुप्रीम कोर्ट को लिखी गई चिट्ठी और राष्ट्रपति को भेजी गई चिट्ठियों में भी विपक्ष ने इसी बात का तो जिक्र किया था। तो यहाँ पे बचा क्या?
सब तो सरकार के हाथों में है और सारी चीजें सरकार को बचाने के लिए कर रही है, तो फिर इसी प्रक्रिया के भीतर तो जासूसी भी कर रहे हैं कि पकड़ेगा इसको कौन। सब कुछ तो हमारे अनुकूल ही है, सिस्टम हमारा काम कर रहा है, सत्ता हमारे हिसाब से चल रही है, पूरे के पूरे एजेंसी संस्थाएं हमारे अनुकूल है, तो यहाँ पे दिक्कतें कहाँ है? दिक्कत तो कुछ नहीं है, सरकार का एक अधिकार है, सरकार जो मन चाहे कर सकती है। इसमें एक नया पेंच जो है राहुल गांधी यह करके डाल देते हैं, दरअसल सरकार अडानीज की है, वह उस आकार को सामने ले आते हैं कि कैसे इस देश के भीतर सारी सरकारी और देश की संपत्ति को निजी हाथों में सौंपा गया और निजी हाथ तय करने लगी भारत देश के अंदर बिजली बिल क्या होगा, पानी का बिल क्या होगा, हवाई का किराया कितना होगा, आप जब प्लेटफॉर्म पे जाते हो टिकट का रेट क्या होगा, जब हवाई अड्डे आप जाते हैं वहां पर कितना पैसा लिया जाना है, जो किसान अपने अनाज को गोडाउन के अंदर रखेगा उसके एवज में कितना पैसा लगेगा, सब कुछ तो आप साबित तय करने लगे। तो एक सिस्टम वो है और दूसरी तरफ सिस्टम सरकार का ऐसे कर रहा है, और दोनों को मिला दीजिएगा तब मतलब मोनोपोली होनी चाहिए कि कैसे पूंजी की, और जिसके पास पैसा पूंजी होगा उसको पैसा और पूंजी दिलाने का काम सरकार अपने तौर पे कर रही है। तो काहे का ब्लैक मनी भैया, काहे का सेल कंपनी, काहे की मनी लॉन्ड्रिंग, कुछ भी तो यहाँ पे नहीं बचता है। क्योंकि ये लड़ाई जो है जिस रूप में चल रहा है देश के अंदर, जब आप सुप्रीम कोर्ट के भीतर आज एक एक करके जो जिक्र किया जा रहा था उसको जरा आपके सामने रखते हैं, सुनिए। बहुत साफ तौर पर यह कहा गया कि इनकम टैक्स और एफसीआरए एक्ट में संशोधन कर दिया गया, यानी फंड किससे आया बताने की जरूरत नहीं। और यही बात होते होते निकल करके आई कि अगर जांच एजेंसी, इन्फोर्समेंट एजेंसी अगर चाहेगी कैसे किसी सीबीआई से उसे कुछ चाहिए, क्योंकि उसके फहरिस्त लिस्ट के अंदर जो नेता हैं उन नेताओं में तो बीजेपी के भी नेता शामिल है, लेकिन उनकी फाइल क्यों नहीं खुलती? फाइल खुलती है जो विपक्ष के अंदर है, जासूसी हो रही है जो विपक्ष के अंदर नेता हैं। तो राजनीतिक तौर पर सत्ता बनी रहे, इस पर इस देश के नौकर, उन नौकरशाहों का स्टिक जो है, उस सिस्टम का स्टिक है जो इस समय में सरकार के लिए और सरकार के जरिए ही काम कर रहे हैं। तो उर्जित पटेल साहब तो अभी है नहीं, उस समय में रावत साहब थे जिन्होंने सवाल खड़ा कर दिया था, वह भी अभी नहीं है। उस समय के भीतर में अगर झांकिएगा तो सुप्रीम कोर्ट के भीतर चीफ जस्टिस तो बदल गए, क्योंकि यह मामला पहली बार अपने तौर पर उस समय में आया था जब जस्टिस गोगोई हुआ करते थे, अनुरंजन गोगोई हुआ करते थे, वह भी बदल गए। तो वर्तमान समय में पुराने पन्ने को अगर जैसे ही आप पलटिएगा तो आप चौंक जाइएगा कि यह अच्छा है, ऐसा है, और इसी रास्ते सरकार चल रही है। लेकिन हमको लगता है इस सुनवाई के उस हिस्सों को जरा आपको समझने की प्रयास करना चाहिए, क्योंकि संसद के यानी सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग का ये हिस्सा होता है। अगर जांच एजेंसी, इन्फोर्समेंट अगर चाहेगी तो एसबीआई जानकारी देगी, लेकिन सवाल है अगर सभी जांच एजेंसी सरकार के कंट्रोल में है, एसबीआई के सरकार के अधीन एसबीआई, तो फिर राजनीतिक दल यह कह सकते हैं उन्हें पता ही नहीं किसने फंड दिया। और विदेशी कंपनी भी भारत के भीतर सब्सिडरी खोल करके अगर इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए चंदा देती है राजनीतिक दल को, और सेल कंपनी जो अपने आप को जीरो प्रॉफिट लॉस में दिखलाती हो, और जबकि फिलहाल वर्तमान समय में देश के भीतर जो कंपनियां वो टैक्स एवं के तौर पे बन पाई और मनी को रोटेट करके पॉलिटिकल दल को चंदा पहुंचाने में बड़ी आसानी होगी। तो क्या सभी राजनीतिक दलों को यह मिलेगा? यह भी सवाल एक बनता है, उठा भी। उससे पहले सवाल होता प्लेन फील्ड के सारे पॉलिटिकल फंड सबको पैसा मिलेगा, तो जवाब निकल करके आया ऐसा नहीं है, सबको पैसा नहीं मिलेगा। एक डाटा हम आपको बतला देते हैं, ये डाटा रखा गया जिसके भीतर बताया गया कि लगभग 60% पैसा 2022 मार्च तक का जो डॉक्यूमेंट्स रखा गया जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का होता है, भाजपा को मिला 5271 करोड़। सबसे प्रमुख विपक्ष नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस को मिला 952 करोड़। अगर ऐसी परिस्थिति है तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि 60% भी, और छोटा तमाम राजनीतिक दलों को मिला दीजिएगा तो लगभग 72% भाजपा के खाते में, और बाकी छोटे छोटे पार्टियों के खाते में बढ़ता चला गया, ऐसा स्थिति था। दूसरी परिस्थिति में इस देश के भीतर में जो 23 लाख कंपनियां रजिस्टर्ड है, कौन कितना किस रूप में डोनेट कर रहा है, चंदा दे रहा है, कौन अपनी एक कंपनी से दूसरे कंपनी में पैसा ट्रांसफर कर रहा है, इसकी कोई जानकारी नहीं आएगी अगर आप कानूनी तौर पर अगर चीजें नहीं रखते। भारत सरकार कहती है कानून तो है, तो सरकार कहती है कानून है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आवाज उठती है कि कानून तो है लेकिन आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपने तो संशोधन कर दिया, तो चीजें बची ही नहीं।
तो सब कुछ इस देश के भीतर सामने देखते चले जाइए, कॉर्पोरेट और ये कॉर्पोरेट का नेक्सस ये ऐसी परिस्थिति में जाकर के टिक जाएगा जहां कॉर्पोरेट के हिसाब से ये देश चलने लगेगा, और राजनीतिक नहीं बल्कि इस देश की इकोनॉमिकल पॉलिसी भी ऐसा ही बनने लगेगी। तो आप क्या करेंगे, क्या कहेंगे, तो क्या जवाब कोई नहीं मिलेगा। तो ये बात ऐसे निकलते निकलते ऐसे पहुंच गई कि दरअसल ये पूरा जो मामला है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने जो एडीआर ने जो उठाया, ऐसे इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए ब्लैक मनी, सेल कंपनी, मनी लॉन्ड्रिंग सबको पनाह सरकार ने अपने फायदे के लिए दी हुई है, वहीं से ये बात निकल करके बाहर आ गई। और इसके लिए एग्जाम्पल भी सुप्रीम कोर्ट ने मांगे। आप कैसे ये कह सकते हैं जो कॉर्पोरेट पैसा दे रहा है उसी कॉर्पोरेट को सरकार लाभ पहुंचाती है। तो यह भी निकल करके सामने आया कि एक रिपोर्ट आई, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, एक अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग समिति टीम है ये। जब ये जर्नलिस्ट का टीम है जिन्होंने एक रिपोर्ट दर्ज किया, बताया दरअसल वेदांता ग्रुप जो है ना माइनिंग में, उसे कोई दिक्कत ना हो, कोई पर्यावरण एस्पेक्ट सामने आकर के खड़ा ना हो जाए, तो इसीलिए जो प्रमुख पर्यावरण परिनियम थे सरकार ने उसे ही बदल दिए। वेदांता ने इस समय में जो फंडिंग किया उसकी प्रमुख पार्टी, चुनी हुई पार्टी भाजपा थी, और वेदांता ने जो बीते 5 वर्षों में 2022 तक जो 457 करोड़ रुपए दिए और 2023 के भीतर 155 करोड़ रुपए चंदा के तौर पर भाजपा को दिए। आप जरा बताइए, सुप्रीम कोर्ट के भीतर यह मामला गया, तथ्य के साथ है मामला। अब सवाल आगे उठता है कि जो आरबीआई ये कह रहा था, जो इलेक्शन कमीशन कह रहा था, जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा था, वो सब कुछ 2017-18 के भीतर जब सरकार ने नहीं इसको माना, उसके बाद पार्लियामेंट संसद के भीतर के ताकत को दिखाते हुए चीजें अपने अनुकूल कर लिया, तो सवाल 3-4 सवाल बहुत बड़े इस समय में निकल करके खुद ब खुद खड़े हो गए। यानी भारत देश के भीतर का कोई भी मतलब नहीं है, अगर कानून है तो वह कानून से ऊपर है। भारत देश के भीतर सरकार कानून जनता के लिए बनाएगी, विपक्षी राजनीतिक दलों के लिए बनाएगी, लेकिन जहां उसके अनुकूल पाइपलाइन चलती है, रेखाएं चलती है, उसको कोई रोक सकता नहीं है। यानी जनता के लिए रिस्ट्रिक्शन है, रोक है, रुकावट है, और सत्ता को जहां लाभ मिले वहां कोई कानून नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कुछ भी नहीं। सवाल होता है कि वाकई ब्लैक से व्हाइट करने की स्थिति में इलेक्ट्रल बॉन्ड है और भारत देश की इकोनॉमी को ला करके खड़ा कर दिया गया। शुरुआती समय में जो सुप्रीम कोर्ट के भीतर जो बातें रखी गई उसमें तो यही बातें खुल करके सामने आई। यहाँ पे अगली बात होता है, जो ईडी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के लगातार नकेल कसती जा रही है और 125 राजनीतिक दलों को उसके डायरी के अंदर दर्ज है, उससे हट करके मनी लॉन्ड्रिंग अगर पॉलिटिकल इलेक्ट्रल फंड के जरिए हो रही हो और बॉन्ड के जरिए कमाया जा रहा हो, तो उन कंपनियों को क्या ईडी ने छुआ? नहीं छुआ। क्यों? क्योंकि सरकार के अधीन है, क्योंकि एसबीआई से सरकार को पता चलेगा किसने पैसा दिया, जिसको पैसा दिया, जिसने पैसा दिया उसको सरकार को लाभ पहुंचाना है, उसके अधीन अगर नियम बन जाएंगे तो उनको एनओसी मिल जाएगा। ऐसी परिस्थिति के भीतर हमारा भारत देश खड़ा है जहां पे राजनीतिक लाभ पाने वाले, गलत तरीके से सेल कंपनी खड़ा करने वाले, काले धन वाले सभी का नेक्सस खुले तौर पर राजनीतिक चंदा के साथ अगर जुड़ जाए, तो इस दौर में जो नौकरशाह इस देश के हैं, इकोनॉमिकल अफेयर्स के सेक्रेटरी गर्ग साहब का जिक्र अगर किया जाए, लेकिन यहाँ पे सवाल है सरकार चलाना या देश चलाने में सिस्टम ही सत्ता के अनुकूल अगर इस तरीके से भारत में बन जाए या बना दिया जाए, जो हेल्दी कंपटीशन तो दूर की बात है, यहाँ जो एक पूरी जो लंबी लिस्ट है, जो सब कुछ अडानी के हाथ में है, सब कुछ कॉर्पोरेट के अनुकूल है, इस देश के रिस्ट्रिक्शन जो है आम लोग और जनता के प्रतिकूल, तो उसका एक ही जवाब निकल करके आता है, सरकार को क्या और सत्ता को क्या यह लगने लगा है कि उसकी विदाई होने वाली है, इसीलिए उसने सारे फ्रंट को खोल दिए। जिसको जेल में डालना है डाल दीजिए, जैसी सुनवाई होगी वैसे उसके अनुकूल सुनवाई होगी, जो फैसले होंगे वो सत्ता के अनुकूल होगी। और स्थिति निकल करके कहां तक पहुंच गई और परिस्थितियां पूरी राजनीतिक विपक्ष के लिए कितनी कमजोर है, इसका वो हिस्सा जरा आप समझ लीजिए। जब चंद्रबाबू नायडू जो जेल के भीतर, वह जेल से अपने लोगों को कहते हैं कि तेलंगाना में जाओ और कांग्रेस की मदद करो, क्योंकि आंध्र प्रदेश में वहां के
राजनीतिक सत्ता के साथ भाजपा खड़ी हो, अब मुझे तो जेल में डाल दिया गया, तो तेलंगाना के चुनाव में कम से कम कांग्रेस के साथ तो खड़े हो जाओ, बूथ स्तर पर खड़े होना है। यानी राजनीतिक तौर पर समूचे विपक्ष को खत्म करने की परिस्थिति जो है, और समूचे विपक्ष की राजनीतिक तौर पर आठ लगाई, इन दोनों परिस्थितियों के बीच इस देश की ईमानदारी, भारत देश की डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन सभी दाव पर है। सभी की साख इज्जत दाव पे है, सभी की, आप समझिए तो ठीक है, वरना सुप्रीम कोर्ट का इंतजार कीजिए। जब उठिए तभी सवेरा। जय हिंद, जय भारत।